हेलो एवरीवन, आई एम सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट और आज मैं आपको बताने वाली हूँ बायोलॉजी 100 डेज में कैसे कंप्लीट करें। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ते वक्त आप बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, या तो फिर आप नोट्स बनाने में गलती कर रहे हो, या फिर आपको पता नहीं बायोलॉजी कहाँ से पढ़े, 100 किताबें लेके बैठ गए बायोलॉजी पढ़ने के लिए, या फिर 1 से 2 बार आपने है ना एनसीईआरटी पढ़ी और फिर आप सोच रहे हो आपकी बायोलॉजी हो गई, या फिर 360 में से आपके 170 भी आ रहे हैं और आपको पता ही नहीं रिविजन कहाँ से करें। तो ठीक है, मैं सारी चीज़ें बताती हूँ, टाइम मैनेजमेंट बताती हूँ, कब कैसे कहाँ से पढ़े। सबसे पहला रूल होता है 3-3-3 रूल। इस रूल को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज दिन में पूरे दिन में पढ़ाई कैसे करें अपन। ठीक है, नीट का एग्जाम होता है 3 घंटे का। ठीक है, 3 घंटे 20 मिनट का एग्जाम होता है, पर अपने माइंड को कंसंट्रेशन पावर चाहिए 3 घंटे के लिए, नहीं तो हम है ना एग्जाम के बीच में भटक जाएंगे, कुछ और सोचने लग जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले फॉलो करो 3-3-3 रूल। इसे कैसे करते हैं, दिन को टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, अपन को 360 आउट ऑफ 360 चाहिए बायोलॉजी में, तो मतलब कितना भी हो जाए जोश लगा के बस पढ़ने बैठ जाओ। पूरे दिन में बस पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए पढ़ना है। ठीक है, 15 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, हर सांस लेते वक्त पढ़ो। ठीक है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, 3-3 रूल का मतलब क्या होता है, आप सुबह उठे कंटिन्यू 3 घंटे पढ़ने बैठ जाओ, फिर आधे घंटे का ब्रेक लो, फिर 3 घंटे पढ़ने बैठो, फिर आधे घंटे का ब्रेक लो, फिर 3 घंटे पढ़ने बैठो और आधे घंटे का ब्रेक लो। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रोज करना है ये चीज। बच्चे क्या करते हैं, पोमोडोरो मेथड यूज करते हैं, 25 मिनट पढ़ रहे हैं, फिर 15 मिनट ब्रेक ले रहे हो, 15 मिनट का ब्रेक 3 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। फिर आपको लगेगा यार मेरा तो पूरा दिन वेस्ट हो गया। सबसे ईजी चीज होती है ये रूल फॉलो करना। 3 घंटे बैठ के आपको कंटिन्यू कोई भी एक चैप्टर लेना है, उसको करना है। कैसे करोगे, बायोलॉजी का एक चैप्टर लिया, उसका एमसीक्यूज किए, पीवाईक्यूज किए और उस बायोलॉजी का एनसीईआरटी से पढ़ा आपने। ठीक है, एक तरीका ये हो जाता है। तो सबसे पहले ये रूल फॉलो करना सीख लो। सेकंड है रिवीजन कैसे करें। बायोलॉजी में रिवीजन कैसे करते हैं, एनसीईआरटी 15 से 20 बार पढ़ो। देखो लास्ट टाइम पे सब पूरे टाइम तो पूरे नीट के 2 साल में सब लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं और लास्ट में अचानक से नोट्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे, नोट्स से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तुम्हारे नोट्स में मान लो कोई लाइन मिस हो गई, तो समरी में से मिस हो गई, तो साइंटिस्ट का नेम नहीं लिखा आपने, कोई ईयर नहीं लिखा, कोई डायग्राम का 0.1% भी कुछ आपने नहीं लिखा हो ना, तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, आपके +4 मार्क्स आने की जगह -5 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना अपन को। तो अपन को क्या करना है, एनसीईआरटी पे भी फोकस करना है, नोट्स के ऊपर फोकस नहीं करना है। अब एनसीईआरटी के अंदर कैसे नोट्स बनाते हैं मैं ये बताती हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी होती है, कोई भी एक चैप्टर निकालो, मानो कि मैं एक चैप्टर निकाल के बताती हूँ। ठीक है, ये मैंने चैप्टर निकाला ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब उसके अंदर देखो मैंने ना पिंक कलर से अंडरलाइन कर रखी है कि पिछले साल क्वेश्चन आ चुका है, और फिर इसके अंदर से क्वेश्चन आ चुका है तो मैंने पिंक कलर में अंडरलाइन कर रखी है। और अब क्या करते हैं अपन, इसको फ्लो चार्ट के तरीके से पढ़ो। आपने एक बार ये चैप्टर पढ़ लिया, अंडरलाइन कर ली, समझ आ गया। अब है ना इस चैप्टर के अंदर अपन को पता कैसे चलेगा कि क्या है, जब लास्ट के पूरे जब आप मॉक टेस्ट दोगे 3 घंटे का, जब आपको मॉक टेस्ट होगा फुल सिलेबस का, तब आप क्या पूरा एक एक लाइन पढ़ने बैठोगे उस टाइम नहीं ना। तो आपको क्या करना, मानो एक पैराग्राफ पढ़ा आपने। ठीक है, एक पैराग्राफ पढ़ा, अब साइड में आपको उस पैराग्राफ के अंदर आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा, वो सारा लिख देना है। ठीक है, कि इसमें से ये पिछली बार ये आया था, इसके अंदर साइड में आपको है ना भले ग्राफ बनाओ, आप माइंड मैप्स बनाओ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं बायोलॉजी में, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओ, नोट्स कैसे बनाओ, बहुत बच्चे पूछते हैं। सबसे ईजी तरीका यही है, एनसीईआरटी के अंदर ही बुक के अंदर नोट्स बनाओ और बुक को 100 बार पढ़ो। इतनी बार पढ़ो कि रात को 2 बजे भी कोई आपको उठा के पूछे ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ से पढ़ूँ, क्या करूँ, तो आपको याद रहे कि मान लो कोई भी एक लाइन एनसीईआरटी की रात को 2 बजे भी उठा के पूछ ले तो आप उसका आंसर दे पाओ। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए आपको बायोलॉजी के अंदर, तभी 360 आउट ऑफ 360 आएंगे। ठीक है, जहाँ पे भी असर्शनिंग रीजनिंग क्वेश्चन बहुत आते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत आते हैं, जहाँ पे भी बिकॉज देयरफॉर ये सारी चीजें लिख दो। अब है ना शॉर्ट नोट्स बनाने का सिंपल सा यही तरीका है, हर डायग्राम पढ़ो पहले तो, हर बुक में से डायग्राम पढ़ो, उस डायग्राम को प्रैक्टिस करो, उसके डायग्राम के चारों तरफ जो भी लिखा हुआ पढ़ो, पैराग्राफ पे लिखो। अब उसमें जो भी चीज इंपॉर्टेंट है ना वो नीचे लिखो एनसीईआरटी की। जो भी चीज अगर इस पैराग्राफ में क्या दे रखा है वो साइड में लिखो, या फिर इसका सार क्या है वो सारी चीजें आपको ना ऐसे एनसीईआरटी के अंदर लिखना होता है। ठीक है, तो मैं ना एनसीईआरटी इस तरह से ही पढ़नी होती है। शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं है कि अलग से नोट्स बना रखे हैं, वो ठीक है एक बार के लिए ठीक है, पर आपको है ना एंडिंग तक भी एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहना है। ऐसा नहीं कि आप 2 साल से तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और आप नोट्स पढ़ने लग गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एनसीईआरटी पढ़ते रहना है बस। एनसीईआरटी 15 से 20 बार पढ़ो। उसके बाद क्या करें हम, पीवाईक्यू सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसी सारी चीजें सॉल्व करने लग जाओ। जब है ना थ्योरी बेस्ड एग्जाम नहीं होता, नीट होता है एमसीक्यूज बेस्ड, तो हमें एमसीक्यूज आने चाहिए। ठीक है, बहुत बच्चे बोलते हैं बोर्ड्स आ रहे हैं, मेरे बोर्ड्स आ रहे हैं तो मैं क्या करूं। सबसे पहले बोर्ड्स आ रहे हैं तो उसके लिए सीधी सी चीज है, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, वही बोर्ड्स में लिख के आनी है आपको। तो अभी पहले 12th की एनसीईआरटी पढ़ो, फिर बोर्ड दे दो आप, तो 12th का बोर्ड भी हो गया, एनसीईआरटी भी हो गई, बायोलॉजी की प्रैक्टिस भी हो गई। ठीक है, तो अब उसके बाद में आपका जब बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे तब आपको 11th चालू करनी है और 11th का पढ़ना है। बोर्ड्स का सिंपल सा यही रूल हो गया आपको। हमेशा ऐसा नहीं है कि मैंने ना 11th बिल्कुल छोड़ दी है, अब मैं क्या करूँ, फेलियर हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब तक बोर्ड है तब तक आपको खाली 12th का ही पढ़ना है, खाली 12th का पढ़ो। और जैसे बोर्ड खत्म होते हैं आपको 11-12 दोनों को है ना सिमिलर बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जैसे बोर्ड खत्म होंगे आपका 11th का फोकस ज्यादा कर देना। आप अभी आपका पूरा 12th का सिलेबस कंप्लीट करने पे लग जाओ, बस
कंप्लीट कर दो, ऐसा हो जाना चाहिए। अब है ना ऐसा होता है कि यार बोर्ड्स का तो अलग है, नीट का अलग है, कैसा होता है, देखो सीधी सी बात है, एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ ली, अब है ना रात को 1 घंटा आपको क्या करना है कि बस एमसीक्यूज लगा लो, कोई भी चैप्टर कर रहे हो उसके एमसीक्यूज लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ, तो उससे आपको ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा कि आप नीट की भी तैयारी करो, आप बोर्ड की भी तैयारी करो, दोनों साथ में हो रहे हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये हो जाती है। अब अपन को रिविजन कैसे करना है, रिवीजन करने के लिए एक बहुत अच्छा ऐप है, मेमोनीट ऐप के बारे में बताती हूँ मैं। इतना अच्छा ऐप है कि उसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, उसके अंदर आपको माइंड मैप्स भी मिलेंगे, बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स भी मिलेंगे और 30,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, अंदर डीप डीप लाइन में से क्वेश्चन मिलेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस ऐप की ये है कि इस ऐप में मतलब एनसीईआरटी जो होती है ना, उसके अंदर पीवाईक्यूज से जो क्वेश्चन आए हुए पुराने क्वेश्चन, वो उसमें हाईलाइट कर रखे हैं यार। अगर तुम सोच सकते हो कि जैसे मैंने तो ढूंढ ढूंढ के हाईलाइट किए थे मेरे टाइम पे, तो कि इस एनसीईआरटी में हाँ यहाँ से पीवाईक्यूज में से क्वेश्चन आया था, ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ मैं। पर उस ऐप में ऑलरेडी दे रखा है कि ना इस वाली लाइन पे क्वेश्चन पे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा, वो लाइन हाईलाइटेड ऑलरेडी कर रखी है जो पीवाईक्यूज पे है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको पुराना क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो इस ऐप पे ऑलरेडी सारी चीजें अवेलेबल है, आपको ऐसा नहीं है कि 100 चीजें जाके ढूंढनी पड़ रही है, कहाँ से क्या करना पड़ रहा है। अगर आप मेरा कोड यूज करोगे ना अदिति 300, तो उसमें आपको है ना 300 रुपीज ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है मेमोनीट ऐप, जाके चेक करना, लिंक जो होगी डिस्क्रिप्शन में होगी। अब मैं बताती हूँ कि है ना अब सबसे ज़्यादा लास्ट डेज बचे हैं, तो अब मैं क्या है, बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि मैंने सब पढ़ा तो है, रिविजन कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा, मैंने सब पढ़ा तो है पर मुझे ना बुक बंद करके ऐसा होता है कि मुझे याद नहीं हो रहा। ठीक है, मैं टेस्ट देने जाती हूँ तो एक दिन पहले मैं ना इतना डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि मेरे जो मार्क्स 550 प्लस आने वाले थे, टेस्ट के अंदर 600 प्लस आने वाले थे, वो अब बिल्कुल 400 आ रहे। तो अब मैं क्या करूँ, टेस्ट में मेरा बैलेंस नहीं बन पा रहा। ठीक है, टेस्ट से पहले 100% सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता। पहली बात तो ये टेंशन लेना छोड़ दो। मान लो कि तुम हर बार वीकली टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, एक बार तुमने 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, नहीं तो 40% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर अगली वीकली टेस्ट में दोगे तो आपको 40% तो कंप्लीटेड ही है ना, उसको रिवाइज करना बाकी रहेगा। फिर आप 30% और कर लेना सिलेबस कंप्लीट, तो आपका 70% सिलेबस तो कंप्लीट हो गया। तीसरे वीक में जाते हुए आपका 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसका रिविजन भी हो जाएगा 2-2 बार। तो ऐसे सिलेबस कंप्लीट होकर टेस्ट देना होता है। ठीक है, टेस्ट देने का तरीका समझ आ गया तुम लोगों को, और टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्लीज टेस्ट दो, अभी मॉक टेस्ट देना चालू कर दो। ठीक है, टेस्ट दो और टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करो, टेस्ट एनालाइज करो। बहुत लोगों को होता है टेस्ट एनालाइज कैसे करूं, और बहुत लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या होती है नीट के, जब अपन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या फिर अपन कर रहे होते हैं, तो ठीक है, सबसे बड़ी गलती होती है पीवाईक्यू सॉल्व्ड पीवाईक्यूज अपन बस कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता दूं। बहुत बच्चे है ना, एक बुक आती है, बुक लेके आए, उसके अंदर सॉल्व्ड पीवाईक्यूज दे रखे हैं, हमने बुक का पट्टा पलटा, फिर पत्ता पलटा कि हाँ फॉर्मूला दे रखा है, आंसर दे रखा है, हाँ ये तो मेरे को आता है, फिर पत्ता पलट दिया, फॉर्मूला दे रखा है, आंसर दे रखा है, मैंने आता है। अपन को ऐसा कभी भी नहीं करना है, खुद जाके खुद सॉल्व करो। और फिर एनालाइज कैसे करोगे उसे, ठीक है, आपका मान लो कि आपने 10 क्वेश्चन किए, उसमें से आपके 3 गलत हो गए 10 में से, तब आपने क्या किया, उसको गोला लगा के छोड़ दिया या रट लिया उस टाइम पे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको जाना है, एनसीईआरटी खोलनी है, वो कहाँ पे था वो पेज निकालना है आपको, और वो पेज निकालते ही वो जगह पे वापस मार्क करके लिख दो, या फिर आपकी एक नोटबुक बनाओ, उसमें लिखो कि इस पेज पे मैंने ये क्वेश्चन जो था वो गलत किया हुआ था। तो ऐसे आपको अगले टेस्ट में आपको एनालाइज हो जाएगा कि हाँ इस पेज से तो मैंने इस टॉपिक से तो गलत किया था। अब सबसे पहली अब लास्ट बात ये होती है कि मैं सिलेबस पूरा कंप्लीट कैसे करूँ। बहुत बच्चे होते हैं कि मैंने खाली हाई वेटेज टॉपिक कर लिए, बहुत सारे चैप्टर्स छोड़ दिए मैंने, उसमें से तो 1-2 क्वेश्चन आते हैं नीट में, क्या पता ज्यादा आए नहीं आए। अरे यार, कभी भी बायोलॉजी में एक भी चैप्टर छोड़ के मत जाना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, छोटे से छोटी जगह पे, मेरे टाइम पे तो एक क्वेश्चन आया था इन विट्रो इन विवो का एग्जांपल बताओ, तो ये क्वेश्चन पता है बहुत छोटी सी जगह पे एनसीईआरटी में लास्ट पेज पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपन समरी नहीं पढ़ते, बहुत लोग साइंटिस्ट के नेम का पैराग्राफ नहीं पढ़ते, ये सारी चीजें ना बहुत लोग छोड़ देते हैं, पर हमें पढ़नी है। हम वो बच्चे हैं जो हमें 360 में से 360 चाहिए ही चाहिए। अगर मान लो कि आपके RN 250 भी आ रहे हैं, तो 360 पे कैसे पहुंचे? ठीक है, रिवाइज करो और टेस्ट दो, बहुत सारा टेस्ट दो, टेस्ट एनालाइज करो कि कहाँ से कहाँ गलती हो रही है। ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, सॉल्व पीवाईक्यूज कर रहे हो तो खुद से सॉल्व पीवाईक्यूज करो। हर कहीं पे ऐसा नहीं है कि बहुत सारी 100 किताबें ले रखी है मैंने, तो इससे भी एमसीक्यूज आधे हुए, इससे भी एमसीक्यूज आधे हुए, इससे भी एमसीक्यूज आधे हुए, मेरा सिलेबस भी अभी तक आधा हुआ। ठीक है, कभी भी सिलेबस आधा नहीं छोड़ना, पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना। अपन को कुछ भी हो जाए, 100 डेज का एक है ना शेड्यूल बनाओ हर चीज का। ठीक है, और रिवीजन हर दिन का, डेली रिवीजन करो, वीकली रिवीजन करो, मंथली रिवीजन करो। अब ये सारी चीजें बहुत जरूरी हो गई। तुम्हें 15-15 घंटे लग जाना है। अब इतना कम टाइम बचा है ना कि जो तुम यहाँ पे हो ना, यहाँ पहुंच सकते हो। और बहुत सारे बच्चे होंगे जो गिव अप कर चुके होंगे, तो तुम सोचो कि तुम्हारे पास कितना स्कोप है कि तुम बहुत आगे जा सकते हो। अभी भी लास्ट के मंथ में अगर तुमने ना लगा देना, तो तुम्हारा नाम के आगे डॉक्टर बन लग जाएगा यार। तुम सोचो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हर चीज करना। तो अभी के अभी लगने जाओ, पढ़ने बैठ जाओ, और इतना लगन से पढ़ो ना कि बस कुछ भी हो जाए, मेरे को कंप्लीट करनी ही है।
एनसीईआरटी से बायोलॉजी तो मेरी ऐसी होनी चाहिए कि मेरे को कोई नहीं रोक सकता 360 में से 360 लाना, ठीक है। बायोलॉजी में मान लिया कि तुम्हारी फिजिक्स कमजोर है थोड़ी बहुत, कि मेरे 2 मार्क्स 3 मार्क्स 3 क्वेश्चन गलत भी हो गए फिजिक्स में, तो यार क्या करूंगा मैं, सब कुछ अफसोस हो जाएगा। पर नहीं, बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस करो, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जिसमें आता है ना ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों करेक्ट है, दोनों राइट है। नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपने। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बायोलॉजी में इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, ठीक है। मान लिया कि किसी चैप्टर में से कोई टॉपिक का वेटेज कम है या वेटेज ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक है उसको अपन ने बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ा है, और कम वेटेज वाला अपन ने पढ़ लिया है, उसको याद कर लिया है। पर ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ दिया है कोई चैप्टर, किसका तो वेटेज ही नहीं, मैंने चैप्टर छोड़ दिया। सारे चैप्टर्स करके जाने हैं, खाली बहुत कम चैप्टर्स है, बहुत सारे दिन है तुम्हारे पास। अगर एक दिन में भी एक चैप्टर करोगे ना तो भी तुम्हारे पास रिविजन के लिए बहुत टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो अपन को खाली क्या करना है, एक दिन लेना है पूरा, उसमें से मान लो 3 चैप्टर आज मैंने रिवाइज किए बायोलॉजी के, फिर मैंने एक केमिस्ट्री का किया, और या फिर तुम ऐसे कर सकते हो कि तुम 2 चैप्टर केमिस्ट्री के 3 चैप्टर बायोलॉजी के, तो तुम्हारे एक दिन में 5 चैप्टर हो जाएंगे। और नहीं हो रहे तो भी कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं कि मेरे तो है ना 3-3 4-4 घंटे लग रहे हैं एक चैप्टर में, मैं 1 शॉट भी देख रहा हूँ, मैं पीवाईज भी कर रहा हूँ, बहुत टाइम लग रहा है। तुम जितना प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा टाइम उतना कम होता जाएगा। एक बार प्रैक्टिस करना चालू तो करो, डायरेक्ट स्ट्रेस मत लो। इतना स्ट्रेस लेके चलोगे कि मेरा बाकी है तो बाकी रह जाएगा। ये सोचो कि मैं कर सकता हूँ, मेरा होगा। हमेशा अपने दिमाग को पॉजिटिव रखो कि हाँ मेरा होगा और मेरे को आता है तभी तुम्हारा होगा, ठीक है। कभी भी 1% भी मत सोचना कि नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा चैप्टर बाकी है, ऐसा कभी मत सोचना। तुम्हारा 100% होगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी कमेंट में डाल देना, सारी चीज़ें मैं कमेंट में बताऊंगी कि और भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है कि मान लो तुम्हारा रिविजन नहीं हो पा रहा, टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, उसका वेटेज कितना है, किस में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितना टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं कि ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, उधर प्रॉब्लम आ रही है इधर प्रॉब्लम आ रही है। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट में बताना, मैं आराम से उसको सॉल्व करके तुम्हें अच्छा से अच्छा ना बेस्ट एडवाइस दूंगी, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो मुझे बताना कमेंट में, और भी कोई दिक्कत हो तो बता देना मुझे। और मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी है कि नोट्स बनाने की ऐसा नहीं है कि तुम एनसीईआरटी के एनसीईआरटी छाप रहे हो और तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तुम्हें खुद को ही एनसीईआरटी रीड करनी होगी, तुम्हें अलग से एक क्वेश्चन में पीवाईक्यूज करने होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। 250+ क्वेश्चन करो एक चैप्टर्स के, या फिर बहुत बार एनसीईआरटी पढ़ो, एक ही बात हो जाती। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, अपने एमसीक्यूज आते, तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना ज़्यादा करो, रिविजन करो, सारे चैप्टर कंप्लीट करो, 3-3 रूल फॉलो करो। 3 घंटा पढ़ना है, आधा घंटा ब्रेक, 3 घंटा पढ़ना है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा होगा तुम्हारा पेपर और तुम कर सकते हो।